हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज से मैं रीट मैथ्स 2026 एग्जाम के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रही हूं, जिसमें हम टॉपिक वाइज साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्लासेस आपको लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों में ही हेल्प करेंगी और सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। पूरा टॉपिक सिर्फ एक क्लास से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पीएच स्केल वाली, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लासेस को देख लेंगे। नहीं तो आज की आप पूरी क्लास देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चंस को कैसे कम टाइम में सॉल्व करते हैं, ये टिप्स और ट्रिक भी साथ के साथ बताती जाऊंगी, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत हेल्प करेगी। और ये सभी क्लासेस रीट मैथ्स 2026 एग्जाम में तो हेल्प करेंगी, साथ के साथ जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी टीचिंग एग्जाम में आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू डू फार्मर्स एट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल, यानी कि किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से रीड करना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। अब मिट्टी की अम्लता को हमें उदासीन करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको कोई क्षार मिक्स करना होगा। अब यहाँ पर हमें 3 बेस दिए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो पहले तो आप जिप्सम को बाहर कर देंगे, क्योंकि जिप्सम क्या है, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये सफेद किसलिए पाउडर है, इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण के लिए और कृषि में उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ना कि मिट्टी के पीएच को सेट करने के लिए, क्योंकि ये एक नेचुरल कंपाउंड है। आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिप्सम एक नेचुरल कंपाउंड भी है, पानी में या मिट्टी में घुलने पर यह अम्लता को बढ़ाता या घटाता नहीं है। और जिप्सम तब बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें न्यूट्रल सॉल्ट जिप्सम प्राप्त होता है। अब आपको जिप्सम क्लियर है, तो यही आंसर भी मिल गया कि स्ट्रॉन्ग बेस ही मिट्टी की अम्लता को उदासीन करेगा, जो कि है स्लेक्ड लाइम, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को उदासीन करने के लिए बुझा हुआ चूने का उपयोग करते हैं। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है और मिट्टी में अम्लीय घटकों के साथ रिएक्ट करता है, जिससे इसका पीएच स्तर अधिक न्यूट्रल स्टेट में पहुंच जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बुझा हुआ चूना। बाकी के ऑप्शन भी हम एनालाइज करेंगे। फर्स्ट है कास्टिक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ये भी क्षारीय होता है और मिट्टी की अम्लता को बेअसर कर सकता है, लेकिन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है और जो बेस्ट ऑप्शन है वही हमें चूज करना है। कास्टिक लाइम ये कैल्शियम ऑक्साइड का ठोस रूप है, जबकि स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो तब बनता है जब कास्टिक लाइम पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। बेकिंग सोडा, इसका उपयोग आमतौर पर किसान मिट्टी की अम्लता को बेअसर करने के लिए नहीं करते हैं। इसका उपयोग कृषि में सीमित है। अक्सर इसे मिट्टी संशोधन के साथ मिलाया जाता है, जो कि सॉइल के टेक्सचर या स्ट्रक्चर को सही करने के लिए मिलाए जाते हैं। सॉइल की भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है या आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अंडे के जो छिलके होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 से बने होते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब प्रतिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनाएंगे, पानी बनाएंगे, H2O बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस ये आमतौर पर तब उत्पन्न होती है जब धातुएं
अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना कि तब जब अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। आई होप आपको क्लियर है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस ये इस अभिक्रिया में उत्पन्न नहीं होंगी, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये थर्ड ग्रेड 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे वो कंप्लीट एनालिसिस के साथ करेंगे, जिससे कि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी रीट में 2026 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चींटियों के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलामाइन विलयन में उपस्थित रसायन पदार्थ है। तो जब चींटी काटती है तो वह फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है जो अम्ल है। कैलामाइन घोल में जिंक कार्बोनेट होता है जो एक कमजोर वीक बेस है, जो चींटी के काटने की अम्लता को बेअसर करने में मदद कर सकता है, जिससे जलन और दर्द में राहत मिलती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जिंक कार्बोनेट। अदर ऑप्शन भी देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट ये एक कार्बोनेट कंपाउंड है, ये कैलामाइन घोल में सक्रिय घटक नहीं है। सोडियम कार्बोनेट ये एक बेस है, लेकिन इसका उपयोग कैलामाइन सॉल्यूशन में नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और चींटी के काटने से एसिड को बेअसर करने के बजाय ये त्वचा को अधिक परेशान कर सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लिटमस। जो लिटमस है वो नेचुरल इंडिकेटर है। बाकी के फिनोल्फ्थीलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड ये सभी सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। और आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है। मैंने कंटेंट वाली क्लास में आपको सभी चीजें अच्छे से बताई हैं और ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोसन। निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण है। आयरन रस्ट, लोहे पर जंग लगना, ये कोरोसन का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। इसमें लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करके लाल भूरे रंग का ऑक्साइड बनाता है। तो ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, चांदी पर काली सतह का आवरण। जब चांदी हवा के संपर्क में आती है तो यह सल्फर यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करके एक काला धब्बा बनाती है, जिसे जंग का एक रूप माना जाता है। तो सेकंड भी हो जाएगा। तांबे पर हरी सतह का आवरण, तांबे पर हवा के संपर्क में आने पर एक हरा रंग विकसित हो जाता है, जो तांबे के ऑक्साइड और कार्बोनेट का एक संयोजक है और यह जंग का एक प्रकार है। तो थर्ड भी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स, लोहे की वस्तु का गैल्वनीकरण, ये संक्षारण का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि संक्षारण को रोकने की विधि है ये। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जंग को रोकने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग लगाई जाती है। तो इसीलिए इसे जंग नहीं बल्कि प्रिवेंट कोरोसन यानी कि जंग को रोकने की विधि माना जाता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो अभी हमने पीछे समझा था लिटमस ये नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, गुड़हल की पंखुड़ियां ये भी नेचुरल है, डी फिनोप्थिलीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनोप्थिलीन, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल ऑक्साइड। जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ओनली सॉल्ट इज फॉर्म, केवल नमक बनता है। तो केवल नमक या केवल पानी नहीं बनेगा, क्योंकि जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड जो कि एक बेस है इसके साथ होगी तो केवल जल या केवल नमक नहीं बनेगा, साथ में कोई कंपाउंड या कोई गैस प्रोड्यूस हो सकती है, किसी गैस का निर्माण हो सकता है। तो केवल जल और नमक नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड अपनाना है, जिससे कि आप अपने सही आंसर पर पहुंच जाएं कम टाइम में। अब या तो सेकंड सही होगा या फिर थर्ड सही होगा। तो हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है, जब एसिड बेसिक यानी कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा।
तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस MgO यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है, और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, H2O जल बनेगा। और हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड क्या बनाते हैं, नमक और पानी बनाते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमें दिया है इस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका निर्माण कब होगा, जब एसिड मेटल यानी कि धातु के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि धातु ऑक्साइड के साथ। फॉर एग्जाम्पल HCl की जब रिएक्शन जिंक, जो कि एक धातु है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाला यौगिक ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया होता कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तब हमारा सेकंड ऑप्शन सही होता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, सिरके में मौजूद अम्ल है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड ये सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन, इनमें पाया जाता है। मैलिक एसिड ये एप्पल में होता है। टार्टेरिक एसिड ये अंगूर और इमली में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटासिड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये तो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक कॉमन एंटासिड है, जिसका उपयोग पेट में एक्सेस यानी कि अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने और हार्टबर्न एंड इनडाइजेशन से राहत देने के लिए किया जाता है। एंटासिड हल्के क्षार होते हैं जो पेट के एसिड को बेअसर करते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एंटासिड है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम एंटासिड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है जितना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड यह एक टॉक्सिक कंपाउंड है, इसे एंटासिड के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसका भी उपयोग एंटासिड के रूप में नहीं करते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन नेटल प्लांट, बिचवा पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब हम अपने ऑप्शन देखेंगे, मेथनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये तो आपको क्लियर है कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एथनोइक एसिड, जिसे हम एस्टिक एसिड भी कहते हैं, तो ये भी आपको क्लियर है कि ये विनेगर में होता है, तो ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। ऑक्सैलिक एसिड ये नेटल बूटी में पाया जाता है, लेकिन प्राइमरी एसिड नहीं है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेथनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नीटल प्लांट है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथनोइक एसिड, या फिर फॉर्मिक एसिड लिखा हो तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, क्योंकि मेथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल लाइक पालक आदि में पाया जाता है। तो इस तरीके से जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो अपने सही आंसर पर इजीली पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध पानी में नींबू की रस की कुछ बूंदें डालने पर उसका पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, पीएच जो है वो घट जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नींबू का जो रस है वो अम्लीय होता है, जिसका अर्थ क्या है, इसमें हाइड्रोजन आयन H+ की उच्च सांद्रता होती है। शुद्ध पानी जिसका पीएच कितना है, 7 होगा, जब इसमें अम्ल मिलाएंगे तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी और सॉल्यूशन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब सॉल्यूशन एसिडिक है तो पीएच कम होगा, और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच ज्यादा होगा। यानी कि 7 से कम पीएच है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, 7 से अधिक पीएच है तो सॉल्यूशन बेसिक है, और अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट,
सोने के आभूषणों की सफाई के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट किए बिना सोने के आभूषणों की सफाई करता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सोने के आभूषणों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, आभूषणों की सफाई के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। बोरिक एसिड का भी यूज नहीं करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल वह पदार्थ है जो ऑप्शन है प्रोटॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जल में H+ आयन देता है। तो जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। ये सभी एसिड की करेक्टरिस्टिक है। जब आप कंटेंट वाली क्लासेस को स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर लेंगे। मैंने डिटेल में सभी चीजें समझाई हैं, उसमें मैंने आपको आर्हेनियस, ब्रोस्टन लोरी और लुईस सिद्धांत ये सभी कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो जब आप कंटेंट वाली क्लासेस देखेंगे तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द pH ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर डिक्रीज स्लाइटली व्हेन इट इज अफेक्टेड बाय एयर बिकॉज ताजे भूमजल का pH वायु से प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है। क्यों घट जाता है? ऑप्शन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है। तो हाँ, ये बात सही है। जब फ्रेश ग्राउंड वाटर हवा के संपर्क में आता है तो जो एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो पानी में घुल जाती है, और ये घुली हुई CO2 पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 बनाती है, जो एक वीक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड की मौजूदगी पानी में H+ हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बढ़ाती है, जिस वजह से pH जो है वो थोड़ा घट जाता है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड, वायु से ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। तो हाँ, ये सही है कि ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, लेकिन इसका घुलना pH को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगा और सीधे पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड नहीं बनाएगा। इसलिए जो ए ऑप्शन है वही बेस्ट ऑप्शन है, वही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिस इज करेक्ट। क्षारकों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल बेसिस आर एल्केलाइज। तो आपको ये मालूम है कि बेस क्या होते हैं? वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है और इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा है कि ऑल बेसिस आर एल्केलाइज। तो आपको ये पता है कि एल्केलाई क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम एल्केलाई? मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है। जल में घुलनशील क्षार बेस को एल्केलाई कहते हैं, यानी वे क्षार जो जल में घुलनशील या घुल जाते हैं उन्हें हम एल्केलाइज कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ऑल बेसिस आर एल्केलाई, तो इसका क्या मतलब है कि सभी बेसिस जल में घुलनशील है? नहीं, सभी बेसिस जल में घुलनशील नहीं होती, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। सेकेंड ऑप्शन है नन ऑफ द बेसिस आर एल्कलाइज, कोई भी बेस एल्कलाइज नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बहुत सारे बेसिस ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम एल्कलाइज कहते हैं। थर्ड है नन ऑफ द एबव आर बेसिस, कोई भी बेसिस के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल बेसिस आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज। तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा कि सभी बेसिस तो बेसिस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कलाइज नहीं होते हैं। मतलब कि बहुत सारे बेसिस ऐसे हैं जो जल में घुलनशील नहीं है, तो उन्हें हम एल्कलाइज नहीं कहेंगे। वो बेस तो है लेकिन जल में घुलनशील नहीं है, इसीलिए उन्हें हम एल्कलाइज नहीं कहेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच इज सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन फ्री फ्रॉम। साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है? तो हमने पहले भी समझा है साइट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट्स में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में लेमन दिया गया है, तो डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए है टैमरिंड इमली, इसमें टार्टेरिक एसिड होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6 व्हेन इट टर्न्स सोर द pH। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाता है तो pH क्या होगा? लेस देन 6 यानी कि 6 से कम हो जाएगा। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जैसे जैसे एसिड का स्तर बढ़ेगा pH कम होगा, यानी कि डिक्रीज होगा। तो दूध जब खट्टा हो जाता है तो दूध में मौजूद लैक्टोज के कारण pH जो है वो 6 से कम हो जाएगा, जो
लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट प्रॉपर्टी। तो हमसे नॉट पूछा है कि कौन सा एक लवण का गुणधर्म नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, सॉल्ट कंटेन सिक्वेंशियल पैकिंग कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड लैटिसेस। तो ये तो सही है कि सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टल लैटिसेस यानी कि क्रिस्टल जाली बनाते हैं जहां आयन एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित यानी कि अरेंज होते हैं। तो ये तो सही है, हमसे नॉट पूछा है। सॉल्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो यही गलत है। सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक्चुअली हाई होता है, लो नहीं होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के साथ बंधे रहते हैं। तो यही स्टेटमेंट गलत है और हमसे गलत ही पूछा था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के दोनों स्टेटमेंट भी सही है, केवल बी ऑप्शन में गलत दिया है, तो बी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ व्हाट। रक्त की बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो कंटेंट वाली क्लास में ही मैंने आपको बताया है, सीधा सही क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड H2CO3 और बाइकार्बोनिक आयन द्वारा HCO3- और यही स्टेबल पीएच लेवल को ब्लड में मेंटेन करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द यूज टू टेस्ट एसिड एंड एल्कलाइज। अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ए है लिटमस पेपर, तो यही सही हो जाएगा। लिटमस पेपर का यूज इंडिकेटर्स के रूप में करते हैं। आपने नीले और लाल लिटमस पेपर की इस तरीके की स्ट्रिप देखी होंगी। जो नीला लिटमस पेपर है वो अम्लीय घोल में लाल हो जाता है और जो लाल लिटमस पेपर है वो क्षारीय घोल में नीला हो जाता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, जो नीला लिटमस पेपर है वो एसिड में रेड हो जाता है और जो रेड लिटमस पेपर है वो बेस में ब्लू कलर देगा। आई होप आपको क्लियर है सभी चीजें। अब इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।